हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम्बिएंट केमिस्ट्री। एम्बिएंट केमिस्ट्री में आज हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं, दैट इज 10 मिनट्स डिस्कशन। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग चैप्टर्स के इंडिविजुअल छोटे छोटे टॉपिक्स को 10 मिनट्स के अंदर अंदर डिस्कस किया करेंगे। कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो, बेसिक हो, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग में जिसमें लोगों को काफी दिक्कत हो, उसको हम 10 मिनट्स का या 10 मिनट के अंदर अंदर एक वीडियो बना के उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आपके पास है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, या जिसकी अंडरस्टैंडिंग को आप और बेटर करना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे उसका 10 मिनट्स डिस्कशन वीडियो हम अवेलेबल करा पाए। आज के 10 मिनट डिस्कशन वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को जानने वाले हैं क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म के साथ, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी के बारे में हम बोलना चाहें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम उसकी मोलैरिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल रहा है कि 10 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, 10 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 1 लीटर H2O लेंगे, अगर आप 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें आपको 5 मोल्स ऑफ NaCl मिलेंगे। 5 मोल्स किसके मिलेंगे? NaCl मिलेंगे। ये मोलैरिटी का मतलब होता है। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट कैपिटल M मोलर होती है ना, 10 मोलर, मोल पर लीटर या मोलर इसकी यूनिट होती है। इसका फॉर्मूला देखेंगे हम तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यूनिट क्या हो गई इसकी? यूनिट हो गई मोल पर लीटर। ठीक है जी। अच्छा, अगर मिलीलीटर में आपको सॉल्यूशन गिवन है और आप मिलीलीटर में एज इट इज पुट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को आप मिलीलीटर में भी याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। बट इन दैट केस हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से आप कहीं से भी मोलैरिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, या मोल सोल्यूट के मोल आपको फाइंड आउट करने हैं तो मोलैरिटी वॉल्यूम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपको फाइंड आउट करना हो इन तीनों में से आप इंटरचेंज करके फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। आई थिंक नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे अलग से फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करके, उतना आप समझदार हैं। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी। अब दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? इसमें हम सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्राइटेरिया कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, आपने कोई भी एक सॉल्यूशन लिया है, उसमें सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड हैं, उसको हम उसकी मोलैलिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको गिवन है कि 10 मोलर 10 मोलल सॉरी मोलर नहीं 10 मोलल NaCl एक्वस सॉल्यूशन, 10 मोलल NaCl एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 1000 ग्राम H2O जब लिया था, 1000 ग्राम H2O जब लिया, उसके अंदर 10 मोल्स, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम पे बात होती है अपनी, तो 1000 ग्राम लिख सकता हूं मैं उसको। तो उसके अंदर कितने हैं? 10 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है। ओके। अब इसमें सॉल्यूशन का वेट आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, नहीं, सॉल्यूशन का वेट नहीं है, ये सॉल्वेंट का वेट। अगर आपको सॉल्यूशन का वेट पूछा जाए तो आप 10 मोल NaCl का वेट निकालेंगे और उन दोनों को सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो आपके पास सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। मोलैलिटी में याद रखिएगा सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन नहीं होता। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यूनिट हो जाएगी इसकी मोल डिवाइडेड बाय किलोग्राम या मोल पर किलोग्राम। ठीक है। अगर आप किलोग्राम में नहीं लेना चाहते, ग्राम में लिखना चाहते हैं, तो भी फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1000 से। एक चीज और याद रखिएगा, सिंस मोलैलिटी में मैं इसको मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन मोलैरिटी को मैं डिवाइड कर रहा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने पे मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का। ठीक है जी। नेक्स्ट तीसरी कंसंट्रेशन टर्म जो है दैट इज नॉर्मेलिटी। इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड N फैक्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉर्मेलिटी होती है कि सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट जितने प्रेजेंट होते हैं उसी को हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 10 नॉर्मल HCl एक्वस सॉल्यूशन है, 10 नॉर्मल HCl एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि H2O के 1 लीटर वॉल्यूम में, H2O के 1 लीटर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में हमारे पास 10 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl प्रेजेंट है, यानी इतने मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है जो हमें 10 मोल H प्लस दे सकते हैं। समझ रहे हो? अगर यही मैं बोलूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है 10 नॉर्मल H2SO4,
एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, H2O के 1 लीटर वॉल्यूम में, H2O के 1 लीटर वॉल्यूम में इतने मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है जो हमें 10 मोल H प्लस दे देंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आई थिंक आप रेडॉक्स रिएक्शन में काफी अच्छे से समझ चुके हैं, उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 5 मोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड सेम थिंग अगर मिलीलीटर में हमें फाइंड आउट करना है तो हो जाएगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। अच्छा, अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं, क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को मैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर नहीं लिख सकता? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख सकता हूं ना। सो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, क्या इसको मोलैरिटी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मींस नॉर्मेलिटी को हम मोलैरिटी से भी रिलेट कर सकते हैं और वो हो जाएगा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ दैट सोल्यूट। ठीक है, इसकी हेल्प से आप कहीं भी, आपको किसी भी अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, आप इजीली उसकी नॉर्मेलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स थी, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब एक छोटा सा टर्म और होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। उसके बारे में भी देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें सॉल्यूशन का एक्चुअली वो होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए प्लस बी से। कितनों से भी हो सकता है ना, सी से भी हो सकता है, डी से भी, अभी मैं 2 ले रहा हूं। तो जितने भी कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, या 2 सोल्यूट एक सॉल्वेंट, 3 सोल्यूट एक सॉल्वेंट, जितने भी कंपोनेंट है, उन हर कंपोनेंट का अलग अलग हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब कि उसके मोल्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में, उसके मोल्स के पास कितना हिस्सा है उस सॉल्यूशन का, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो उसके लिए मैं क्या करूं, हर एक कंपोनेंट का निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। ए का भी निकलेगा, बी का भी, जितने भी प्रेजेंट है सबका निकलेगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, वो ए का हिस्सा हो गया ना। तो इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A, वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ये आ गया कि मोल के A का कितना हिस्सा है उसमें, यानी यहां मैं लिख दूंगा मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, क्योंकि यहां 2 ही है। अगर 3 होते तो ये हो जाता Na डिवाइड बाई Na प्लस NB प्लस NC। 4 होते तो नीचे टोटल मोल आते, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर दूसरे का निकालना तो हो जाएगा मोल्स ऑफ B डिवाइड बाई टोटल मोल, यहां पे क्या हो जाएगा NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। अगर 3 होते तो NB डिवाइड बाई Na प्लस NB प्लस NC। बस एक चीज याद रखिएगा, एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम, यहां पे 2 ही है तो इन दोनों का सम, अगर 3 होते तो तीनों का सम हमेशा यूनिटी होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जो ऊपर लिखा है दोनों को ऐड करके देखो, उनकी वैल्यू 1 ही आएगी। जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करोगे तो आपके पास हमेशा 1 आएगी, उसकी वैल्यू हमेशा वो यूनिटी के बराबर होगा। ये थी 4 इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इनके साथ कुछ छोटी छोटी टर्म्स और हैं, लाइक परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, उनको एक बार और देख लेते हैं जल्दी से, वो क्या क्या होती हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको परसेंटेज बाय वेट से, जिसको W बाय W परसेंटेज से लिखा हुआ होता है। कई बार अपने को ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें ऐसी चीजें लिखी होती हैं कि 5 इसको मैं लिख देता हूं 15% बाई वेट, या W बाई W ऐसे करके लिखा होता है NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको 50% वेट बाय वेट NaCl एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा हुआ मिले किसी भी सॉल्यूट के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, तो उसका मतलब है कि आप लेंगे कि उस सॉल्यूशन के 100 ग्राम सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन के 100 ग्राम मास में सोल्यूट का उतना मास प्रेजेंट है जितना परसेंटेज आपको गिवन है। यहां 50% NaCl लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में NaCl का कितना मास प्रेजेंट है, 15 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। मैं यहां लिख देता 60% वेट बाई वेट HCl एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, अगर एक्वस सॉल्यूशन के मैं 100 ग्राम मास लेता हूं इस पूरे सॉल्यूशन का, तो उसमें से 60 ग्राम कौन है, HCl प्रेजेंट है, जो सोल्यूट गिवन है वो प्रेजेंट है, बाकी का 40 ग्राम सोलवेंट है। ऐसे ही इसमें 100 ग्राम में 15 ग्राम NaCl है, बाकी का 85 ग्राम सोलवेंट है। तो ये आपको जब भी लिखा हुआ मिले परसेंटेज बाई वेट, 15% बाई वेट, 20% बाई वेट, 90% बाई वेट, तो उसका मतलब आप समझ जाना कि अगर 100 ग्राम लोगे तो उसमें से इतना परसेंट, तो इतना ग्राम तो यही है, बाकी का बचा वो दूसरा वाला है। ठीक है, अगर फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़े तो परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। गॉट इट, दिस इज परसेंटेज बाई वेट। अब ऐसे ही एक दूसरा होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, नाम से ही पता चला परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में सोल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं गिवन है, यही वाली चीज लेता हूं मैं, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है कि 15% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन, अगर वहां ये लिखा हुआ है कि 50% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl एक्वस, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो नीचे लिखा है वो हमेशा सॉल्यूशन का होता है, ऊपर वाला हमेशा सोल्यूट का। कि अगर आप 100 ml सॉल्यूशन ले लेंगे
अगर आप 100 ml सॉल्यूशन ले लेंगे तो उसके अंदर 15 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा, उसके अंदर 15 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा। बाकी सॉल्वेंट कितना होगा, तो उसके लिए पहले आपको सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन मिलेगी, उस डेंसिटी से सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, उस मास से इस 15 को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए अगर उसने लिखा है 70% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, HCl एक्वस सॉल्यूशन, 70% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ HCl एक्वस सॉल्यूशन, है ना? तो बताइए कि वाटर का वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना हो जाएगा इस सॉल्यूशन में, वाटर का वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना हो जाएगा। आप सिंपली क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी आपको गिवन मिलेगी, डेंसिटी आपको गिवन है अगर 1, अगर डेंसिटी 1 गिवन है तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि 100 ml सॉल्यूशन आप अगर ले रहे हैं तो उसमें 70 ग्राम कौन प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, 70 ग्राम HCl प्रेजेंट है ना। अब यहां पे आपको देखा डेंसिटी 1, तो 100 ml सॉल्यूशन का मास भी कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम में 70 ग्राम कौन है, NaCl है, सॉरी HCl है, तो वाटर कितना बच गया, 30 ग्राम, यानी वाटर का वेट परसेंट कितना हो जाएगा इसमें, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। गॉट इट? तो आई थिंक आप समझ गए कि वेट परसेंट में और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या फर्क है। डेंसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी यहाँ पे। वेट बाई वेट परसेंट में 100 ग्राम में उतना होता है जितना गिवन होता है, वेट बाई वॉल्यूम में 100 ml में उतना होता है जितना गिवन होता है। इसका भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि 100 ml में कितना मास है वो निकाल रहे हैं इंटू 100। और ऐसे ही एक तीसरा होता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई वॉल्यूम आई थिंक अब मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं रही, आप खुद समझ गए कि सॉल्यूशन के 100 ml में सोल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। फिर वही चीज अगर आपको दे रखा है 15% बाई वॉल्यूम, 15% बाई वॉल्यूम NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 15% बाई वॉल्यूम NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा कि अगर मैं सॉल्यूशन का 100 ml वॉल्यूम ले लेता हूं तो उसमें मेरे पास 15 ml NaCl प्रेजेंट होगा। Got it? अगर 100 ml आप ले रहे हैं सॉल्यूशन, उसमें जितना परसेंटेज गिवन होता है उतना उसका वॉल्यूम हो जाता है सॉल्यूट का। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये बेसिकली अपने पास मेन कंसंट्रेशन टर्म्स थी जो हमारे काम आ सकती हैं। बेसिकली इनको एक बार वापस देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया या आपको पूरा डिटेल में पढ़ना तो इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा, 0.75 स्पीड पे देखिएगा, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक में दिक्कत है तो बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, हम उसके लिए भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।